गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज आज के एग्जाम एनालिसिस का अपना पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? तो बताइए जो पंचतंत्र रचना है वो किसकी है? गाइज पंचतंत्र रचना है वो विष्णु वर्मा की है। विष्णु वर्मा जो कि अपने चाणक्य है, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इनकी यह रचना है। तो इसका आंसर होगा ए। विष्णु वर्मा के बारे में या फिर पंचतंत्र के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये विष्णु वर्मा की रचना है। पंचतंत्र का तात्पर्य होता है अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं का प्राचीन भारतीय ग्रंथ। ठीक है, जो ये अंतर रिलेटेड जो पशु होते हैं, जो दंत कथाएं होती है, उनसे ये जुड़ा हुआ एक लेख है, जो कि मूल रूप से गाय जो अपनी संस्कृत भाषा है उसमें लिखा गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है और इसका फारसी, सीरियाई और जो अरबी भाषाएं हैं आदि में अनुवाद भी किया गया है। दोस्तों माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना है वो लगभग 200 बीसी के आसपास हुई थी। जो अपना पूर्व कश्मीर है वहां पर इसकी रचना की गई थी और इसका जो वास्तविक वर्तमान संकलन निकल के आया था वो 3वीं और 5वीं शताब्दी के ईस्वी के पास संकलित हुआ था। इसमें इस जो पंचतंत्र है इसमें जो उद्देश्य बताए गए हैं, इसमें राजाओं और राजनेताओं के लिए जो भी जो बात वगैरह बताई गई है, कैसे रूल वगैरह करते हैं, उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। प्रस्तावना में विष्णु वर्मन नाम के एक ब्राह्मण की कहानी को इसमें दिखाया गया है, जिन्होंने एक राजा के 3 सूत पुत्रों को निर्देश देने के लिए पशु दंत कथा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं विष्णु वर्मा के बारे में भी। विष्णु वर्मा को अपन चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, वहां के शिक्षक थे, वहां के विद्वान थे। पूछ लिया जाता है तक्षशिला के बारे में कि चाणक्य कहाँ के पढ़ने वाले थे? ये तक्षशिला के शिक्षक थे। इसके साथ ही जो चंद्रगुप्त के माध्यम से जो नंद वंश का सिंहासन था उसको प्राप्त करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त नामक एक जो व्यक्ति था उसको वहां का राजा बनाया था इन्होंने। चंद्रगुप्त के दौरान गाइस ये वहां के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के हिसाब से। अर्थशास्त्र में क्या है गाइस, इन्होंने क्या बताया था? राज्य की जो इकोनॉमी है, राजनीतिक जो प्रणाली है, सैन्य प्रणाली है, मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो भी चीजें है, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए आदि के बारे में इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा ऑप्शन में कालिदास और वेदव्यास के बारे में भी दे रखा है। तो कालिदास की रचना है गाइस वो संस्कृत में, इनकी रचना का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। भाई वेदव्यास ने गाइस महाभारत की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा अपन भवभूति के बारे में देखिए। तो भवभूति है गाइस वो एक नाटककार और कविकार है, जो कि 8वीं सदी के आसपास हुए थे। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में मुख्य रूप से 3 नाटक लिखे थे। क्या क्या नाम है इनका? मालती माधव। मालती माधव है गाइस एक तरह का रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें मालती और माधव की प्रेम कहानी को बताया गया है। ठीक है, वही महावीर चरितम है वो भगवान राम के प्रारंभिक जीवन का एक नाटक है। उत्तर रामचरित है वो राम के जीवन के जो बाद का जिसमें वर्णन किया गया, जिसमें सीता से उनके वियोग का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है। ठीक है, तो बहुभूति के 3 नाटक है, मालती माधव, महाचरित, महावीर चरित और उत्तर रामचरित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो गाइस अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है उसका नाम दर्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा पानी इनमें से किस देवी का एक नाम है? गाइस वीणा पानी है वो कौन सी देवी को जाना जाता है वीणा पानी के नाम से? ये तो आप जानते ही होंगे, देवी सरस्वती है। देवी सरस्वती को गाइस वीणा पानी भी कहते हैं। ये अपने हाथों में वीणा धरती है, इसके कारण इन्हें वीणा पानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से रहा है? तो गाइस जो ईरानी ट्रॉफी दी जाती है वो बताइए कौन से खेल से दी जाती है? ये दी जाती है गाइड क्रिकेट से। जो क्रिकेट खेल होता है, यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी, जो क्रिकेट में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किस रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो गाइस अपनी जो भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, इसके द्वारा पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है और ये जो बीच की लाइन है ये एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया पृथ्वी का। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो पृथ्वी को डिवाइड करती है वो एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा।
या ऊपर आती है इसके मकर रेखा आती है जो कि 23.5 डिग्री के आसपास आती है अक्षांश के पास, और नीचे आती है कर्क रेखा। ठीक है गाइस। भूमध्य रेखा के बारे में कुछ अपन डिटेल्स देखें तो ये देख सकते हैं आप, ये चित्र है जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को। ये अक्षांश के समानांतर चलती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी में 2 भागों में बांटती है, और ये दिन और रात यहाँ पर समान लंबाई पर होती है। जो 0 डिग्री होती है वहां पर दिन और रात की लंबाई है गाइस, वो समान रूप से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, देखते हैं अपन एनी बेसेंट के बारे में। दोस्तों एनी बेसेंट है वो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इन्हें एनी वुड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एनी बेसेंट है वो ब्राह्मणविद, महिला अधिकारी, कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता भी रही थी। इन्होंने 1916 में जो अपने बाल गंगाधर तिलक थे इनके साथ मिलकर एक होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल लीग नामक एक आंदोलन चलाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 1926 में इन्होंने ब्रह्मा विद्या पर एक व्याख्यान दिया था, जिसके कारण इनको विश्व शिक्षक भी घोषित किया गया था। इसके अलावा 1898 ईस्वी में गाइस इन्होंने वाराणसी में, जो अपना वाराणसी क्षेत्र है जो कि वर्तमान में यूपी में है, वहां पर इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। पूछ लिया जाता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसने और कहाँ की थी? 1898 में वाराणसी में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद में गाइस इस कॉलेज को बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, नाम इसका चेंज कर दिया गया। और ये इसमें जो इसका नाम चेंज किया गया, इसमें योगदान रहा पंडित मदन मोहन मालवीय का। ठीक है, तो ये हो गई एनी बेसेंट। अब ऑप्शन में अपने सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बारे में भी दे रखा है। तो सोनिया गांधी है गाइस वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं, इसके बारे में तो जानते ही होंगे। इंदिरा गांधी है वो अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो सरोजनी नायडू के बारे में अपन देखें तो सरोजनी नायडू है गाइस वो भारत की पहली महिला अधिकारी है जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। ठीक है, पहली महिला भारतीय महिला पहली है, मतलब पहली भारतीय महिला कौन है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रही है? वो है अपनी सरोजनी नायडू। वैसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो बनी थी अपनी क्या नाम है उनका, एनी बेसेंट। ठीक है, दोस्तों सरोजनी नायडू है वो भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता रही हैं, कांग्रेस की सदस्य रही हैं और एक तरह की कवयित्री भी हैं। इनको एक महात्मा गांधी द्वारा उपाधि दी गई थी, नाइट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने दी थी। दोस्तों ये डोमिनियन, जो भारत डोमिनियन राज्य था उस पर गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। ठीक है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। इसके अलावा संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था पहले, उसकी पहली गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, दोस्तों 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें ये कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। पूछ ली जाती है कि कौन से अधिवेशन के दौरान सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें चुनी गई थी। साथ ही ये भारत की पहली महिला सीएम भी रही है। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू रही है। इन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ देश में जो भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को इन्होंने प्रोत्साहन किया। साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब प्लेग महामारी फैली थी तो उस कारण इन्होंने क्या किया था, लोगों की हेल्प की थी, बहुत सारी प्लेग से निपटने के लिए लोगों की सेवा की थी। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। ध्यान रखना, केसर ए हिंद की उपाधि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। इनकी कुछ लिखी हुई पुस्तकों के बारे में अपन देखें तो इनकी पुस्तक है द गोल्ड मोहम्मद जिन्ना एंड बेसेंटर ऑफ यूनिटी द इंडियन, प्रेसिटर द रॉयल ऑफ टॉन्स ऑफ गोलकोंडा, और एक है द केक चार्मर। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध बुक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है?
तो गाइस कमेंट में बताइए, आपको यहाँ पर दे रखा है राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? तो गाइस जो ये ऑप्शन है सी, इसका आंसर होगा उदंत मार्तंड है। वो हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो भारत में प्रकाशित हुआ है। इस समाचार पत्र के बारे में देखिए तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है जो कि कलकत्ता से जारी होने वाला एक साप्ताहिक पत्र था ये। इसकी शुरुआत गाइस 1826 के आसपास की गई थी। इसके अलावा ऑप्शन में कुछ पत्र दे रखे हैं, जैसे कि प्रताप, दैनिक हिंदुस्तान, हरिजन सेवक। ठीक है, तो दोस्तों दैनिक हिंदुस्तान है, ये महात्मा गांधी का पत्र है। हरिजन सेवक भी महात्मा गांधी का है। और प्रताप की बारे में बात करें कि प्रताप समाचार पत्र किसका है, तो दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी है, इनके द्वारा 1913 में प्रताप जो समाचार पत्र है वो जारी किया गया था, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पत्र था। प्रताप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। गणेश शंकर विद्यार्थी का 1913 में जारी हुआ था। दैनिक हिंदुस्तान गांधी जी का है, 1932 में जारी हुआ था। वहीं हरिजन सेवक है वो गांधी जी का है, जिसे 1933 में जारी किया गया था। हरिजन सेवक में गाइज दलितों से, जो दलित है उनके जीवन से, उद्धार से उनको समानता दिलाने के लिए यह समाचार पत्र है वो गांधी जी द्वारा जारी किया गया था। कुछ अन्य इंपोर्टेंट समाचार पत्रों के बारे में देखिए तो कवि वचन सुधा है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्र है। ध्यान रखना किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिसे 1867 में वाराणसी से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हरिश्चंद्र पत्रिका है वो 1873 में जारी की गई थी, हिंदी भाषा का एक पत्र है। सरस्वती है वो इंडियन प्रेस का एक पत्र है, जिसे 1900 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में पहला मोबाइल कब लॉन्च किया गया था? गाइस बताइए, 1995 के आसपास भारत का पहला मोबाइल आया था। कब आया था? 1995 में। देख लीजिए कितनी भयंकर क्रांति आ गई है मोबाइल के क्षेत्र में पिछले 30 सालों में। हर घर में मोबाइल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रौद्र का अर्थ नहीं है? तो बताइए, रौद्र है, इसका अर्थ कौन सा नहीं है? यहाँ पर भयंकर, लुभावना, प्रचंड और उग्र दे रखा है। इसका अर्थ नहीं है लुभावना, क्योंकि भयंकर, प्रचंड और उग्र है, ये रौद्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आज अपन ने 10 क्वेश्चनों की चर्चा की। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।